होली रहने वाली है, जिसमें केजरीवाल इस होली पर ईडी की रिमांड में होंगे। और केजरीवाल ने यह भी कहा है अब से थोड़ी देर पहले कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे वो अंदर रहें या बाहर, वो सरकार ऐसे ही चलाते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय आपके लिए यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है यह कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और इससे पहले आज जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को अदालत लेकर पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो जेल के अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। तो ईडी कहता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन है और वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक इस घोटाले में, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। अब हम चलते हैं संजय शर्मा के पास और नलिनी शर्मा के पास, जो आज हमें बताएंगे कि क्या हुआ। और संजय, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, दो बातें जानना चाहेंगे आपसे। एक तो ये कि केजरीवाल जब ये कहते हैं कि मैं जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बना रहूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा, तो क्या वाकई ये व्यवहारिक है? ये बात कैसे कर पाएंगे? ये बात संविधान के हिसाब से तो हो सकती है, लेकिन व्यवहार के हिसाब से बहुत मुश्किल है। संविधान कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी मामले में जेल जाता है तो वो जेल से सरकार नहीं चला सकता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन व्यावहारिक रूप से ये मुश्किल ये है कि एक मुख्यमंत्री को सिर्फ जेल में रहना ही नहीं होगा, सिर्फ फाइलें साइन नहीं करनी होंगी, कैबिनेट की मीटिंग करनी होगी, सचिवों से मुलाकात करनी होगी, अफसरों को ब्रीफ करना होगा, कई फाइलों पे साइन करना होगा, अन्य महकमों के लोगों से भी मुलाकात करनी होगी। 70 काम होते हैं। तो ऐसे में क्या हर काम के लिए, अच्छा, जो भी काम करना हो आपको अदालत से उसकी परमिशन लेनी होगी। कोई भी आदमी अगर जेल में रहता है या बेल पे भी आता है तो उसे हर काम के लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। उसे विदेश जाना हो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। और जेल में अगर हैं तो कौन सी फाइल आएगी, अफसरों के साथ मीटिंग होगी, उन तमाम चीजों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अदालत हमेशा एक अदालत डेजिग्नेट कर दी जाए कि आप सिर्फ सीएम का मामला देखिएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अदालतें छुट्टी पर भी रहेंगी, कुछ इमरजेंसी भी काम होगा। तो ऐसा कैसे होगा? ये कहने में जितना आसान है कि हम जेल से सरकार चला लेंगे, व्यवहारिकता में उतना ही मुश्किल और पेचीदा है। जिसमें वकीलों ने कहा कि ठीक है, संविधान तो इसकी इजाजत देता है, लेकिन व्यवहारिकता की कसौटी पर अगर इसे कसें, संविधान की कसौटी पर यह चीज पास होती है, खरी साबित होती है, लेकिन अगर उसे व्यवहारिकता की कसौटी पर कसें तो मुश्किल होती है कि हर चीज के लिए अदालत के पास आप भागेंगे। अदालत के पास कहां इतना समय होगा, इसमें काम डिले होगा। अभी तक तो सरकार कहती थी कि एलजी हमारी फाइल रोक रहे हैं, फिर बाद को तो मामला अदालत तक आएगा कि अदालत ने हमें ऑर्डर देने में देरी कर दी, इसलिए ये काम देर हुआ। तो ये काम कुल मिलाकर बहुत ही पेचीदा है और मुश्किल भरा है, यानी कांटों भरा। आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि कल रात तक, जब हम कल आपसे बात कर रहे थे, कल रात तक तो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम और उनके वकील इतने बेताब थे कि वो आधी रात पे ही सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के लिए तैयार थे कि अभी हमारी सुनवाई कीजिए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार भी हो गया तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। तो अचानक से कुछ ही घंटों के अंदर, पहले तो आपको आधी रात में भी सुप्रीम कोर्ट जाना था, हमारी याचिका अभी सुनिए, और फिर जब याचिका सुनने का समय आया तो याचिका वापस ले ली। तो ये अरविंद केजरीवाल डर गए या उन्हें नया एहसास हुआ? क्या हुआ ये? इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि किस्मत पे उस मुसाफिर बेकस की रोइए जो बैठ जाए हार कर मंजिल के सामने। जिस मंजिल के लिए हमने इतने सपने संजोए थे, मंजिल जब सामने आई तो उस समय इन्होंने कहा कि हमें अपनी याचिका वापस लेनी है। दबी जबान से यहाँ सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में तो चर्चा यही थी कि पीठ में जो जजेस थे उन्हें देखकर शायद अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम को यह समझ में आ गया कि यहां से राहत मिलना मुश्किल है,
क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस आधार पर उनको किसी भी तरह की राहत नहीं दी, उसे देखते हुए उन्हें लग गया कि एक बार अगर हमने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया और वो अगर नहीं काम आया तो फिर बाद को मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऊपर से नीचे जाने के बजाय नीचे से ऊपर आना ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि जब मामला या तो वहीं कोई राहत मिल जाए, वहां नहीं मिलेगी तो एक हाईकोर्ट का भी ऑप्शन होगा, हम सीधा यहां आ जाएंगे तो बाकी सारे ऑप्शन चले जाएंगे। तो इसलिए वो सारी चीजें भी रही होंगी और दिन भर जितना दोपहर तक मामला सेट होना था वो उतना हाइप हुआ। तो उसमें यही कह सकते हैं जो गालिब ने शेर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पर्चे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। तो यहां तो तमाशा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां केजरीवाल पिटिशनर इन पर्सन थे, उन्हें अपनी पैरवी खुद करने आना था। तो उन्हें लगा कि एक अच्छा मौका होगा, यहां पर लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा और मैं यहां पर जो भी कहना, जैसे सदन में कुछ भी कहते हैं, अदालत में भी वो अपनी बातें कह सकेंगे खुलेआम खुलकर। लेकिन बाद को उन्हें लगा कि नहीं, ये मामला कहीं आत्मघाती साबित ना हो जाए, लिहाजा उनके लीगल सलाहकारों ने सलाह दी कि पहले नीचे से आना ही ठीक होगा। और उन्हें मालूम था कि यहाँ से उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जजेस को देखकर, संजय, अभी हम मुनीश के पास चलते हैं। मुनीश पांडे ईडी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुम पा नहीं सकते जी मुनीश, अब बड़ी बात यह है कि इस बार की जो होली है, क्योंकि ईडी को रिमांड मिल गई है, इस बार की होली अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में बिताएंगे। और ईडी का ये जो दफ्तर है, ये नया दफ्तर है ईडी का। असल में अभी कुछ समय पहले ही ईडी ने इस नए दफ्तर में शिफ्ट किया है और ऐसा बताया जाता है कि इस दफ्तर के अंदर ही एक अलग सेल है, एक जहां पर लोगों को हिरासत में रखा जाता है, शायद उनके चौथे या पांचवें फ्लोर पर, ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि उन्होंने अपना एक अलग से एक जेल उसमें बनाई हुई है। तो बताइए कि अब इसके बाद क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल का नया पता अगले 6 दिनों के लिए जो है वो है ईडी का ये हेडक्वार्टर, और ईडी के इस हेडक्वार्टर में अगले 6 दिनों तक अरविंद केजरीवाल रहेंगे। इन 6 दिनों के अंदर उन्हें एक गहन पूछताछ का सामना करना पड़ेगा ईडी अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि सुधीर देखिए, आज कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए गए उससे अरविंद केजरीवाल को जल्दी राहत मिलना दिखाई नहीं दे रहा है। 4 ऐसी बातें थी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में ईडी ने कोर्ट के सामने पेश की और ईडी ने उन सबूतों को माना कि प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि ये सबूत सही है और इसमें जांच जो करना जरूरी है ईडी के लिए, और इसी वजह से उनको 6 दिन की कस्टडी भेजी गई है। जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 बड़े वकीलों को उतारा गया था कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया और 6 दिन की कस्टडी मिल गई। इन 6 दिनों के अंदर जो 4 मुख्य बातें हैं उस पर ईडी ध्यान देगी। सबसे पहला वो सबूत जो ईडी ने बयान के जरिए इकट्ठा किया हुआ है, चाहे इस मामले के जो आरोपी हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे मगुंटा रेड्डी के बयान की बात कर लीजिए, क्योंकि मगुंटा रेड्डी ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा हुआ है, जो कि एक आंध्र प्रदेश के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में नई शराब नीति के तहत व्यापार करने के लिए मुलाकात की थी, उनके दफ्तर में जाकर मीटिंग किया हुआ था। और इस मीटिंग में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, आपका दिल्ली में स्वागत है व्यापार करने के लिए, लेकिन आप एक बार जाके के कविता से मिल लीजिए, वो आपको इसके बारे में आगे की जानकारी देंगी। उनकी मुलाकात होती है के कविता से। के कविता कहती है कि हमें 100 करोड़ रुपए की एडवांस किकबैक यानी कि रिश्वत पहुंचानी है, ताकि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि हमारा फायदा हो। और उनके बेटे जो है राघव रेड्डी, जिन्हें बिजनेस करने का मौका मिला नई शराब नीति के तहत, उनको 25 करोड़ रुपए भी उन्होंने रिश्वत के तौर पे पहुंचाए। दूसरी बड़ी बात, मुनीश, वो सारे पेपर्स मेरे पास मुनीश हैं, मैं थोड़ी देर में आपके पास जी मुनीश, वो सारे पेपर्स हैं, हम दर्शकों को अभी एक एक करके सब कुछ बताएंगे। संजय, फिलहाल आपका शुक्रिया, मुनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक होली है, ये इस बार यादगार होली रहेगी। अब आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट से अचानक वापस क्यों ले ली, जो बात हम संजय से अभी कर रहे थे, और इसके पीछे असली कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। 21 मार्च को जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उस समय उनकी पार्टी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट देर रात ही इस मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई करे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनने वाली थी, तब अचानक से केजरीवाल की तरफ से इस याचिका को वापस ले लिया गया और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ईडी की रिमांड का सामना करने के लिए अब तैयार हैं और वो नहीं चाहते कि अभी अदालत उनके मामले में कोई सुनवाई करे।
लेकिन सोचिए ये इतना बड़ा बदलाव अचानक कुछ घंटों में कैसे आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल को ये बात पता थी कि अगर वो ये बात समझ गए थे, पता तो क्या होगी, समझ गए थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत आज नहीं मिली और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया तो इससे देश के लोगों में यही संदेश जाएगा कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी सही है, वैध है और ईडी ने कुछ गलत नहीं किया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत नहीं दी है। यानी सुप्रीम देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आपने अपनी पूरी कहानी रखी, याचिका बताई और अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट अगर उससे सहमत नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी गलती साबित हो रही है, दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट को आपकी बातों में कोई मेरिट नजर नहीं आई और इसकी वजह से केजरीवाल की जो छवि है वो पूरे देश में खराब होती और पहले दिन ही यानी गिरफ्तारी के पहले दिन ही उनके बहुत सारे नंबर आज कट जाते। यही सोचकर शायद अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस याचिका को वापस ले लिया और सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल ये जो फोरम है इसको में हम बाद में आएंगे। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो बेंच इस याचिका को आज सुनने वाली थी उसी बेंच ने आज ही शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जो कि इस मामले में दूसरी आरोपी हैं, के कविता की जमानत को भी उन्होंने खारिज कर दिया था और यह कहा कि उन्हें जमानत लेने के लिए निचली अदालत में जाना पड़ेगा। तो जब के कविता जो इसी मामले में आरोपी हैं, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो फिर केजरीवाल को भी जमानत मिलने के चांस बहुत कम थे और के कविता की जमानत याचिका खारिज होने के बाद शायद केजरीवाल को यह डर रहा होगा कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है और इसीलिए उन्होंने अपनी याचिका को खुद ही वापस ले लिया इससे पहले कि वो रिजेक्ट हो जाए। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और केजरीवाल को लोकसभा के चुनावों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र की हत्या है और इतने बड़े विपक्षी नेता को जेल में डाल देने से प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर दिल्ली का शराब घोटाला मनगढ़ंत है, झूठा है, तो फिर इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आज तक अदालत से जमानत क्यों नहीं मिली? ये दोनों भी केजरीवाल के बहुत ही करीबी सहयोगी हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे, यानी 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है और आज उनकी गिरफ्तारी को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। इस 1 साल में उन्होंने कई जमानत की याचिकाएं लगाई और वो खारिज होती चली गई। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें जमानत नहीं मिली और इसी तरह से संजय सिंह भी 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए और इस बात को भी 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट भी संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। और सोचिए, अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अदालतों से जमानत नहीं मिल रही तो क्या यह घोटाला मनगढ़ंत होगा और क्या आम आदमी पार्टी ईडी की तरह हमारे देश की अदालतों पर भी सवाल अब उठाने लगेगी? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड रहता है अदालतों को लेकर वो ये है कि जब चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया डिसीजन दिया था, जब उन चुनावों को उन्होंने रद्द कर दिया था, तब आम आदमी पार्टी बड़ी खुश हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार की थी। लेकिन जब इसी सुप्रीम कोर्ट से उनके नेता की जमानत याचिका रद्द हो जाती है तो उन्हें परेशानी होने लगती है। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा के चुनावों की वजह से हुई है और लोकसभा का चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करेंगे और ये आंकड़े देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इन आरोपों में कितना सच है। आप खुद ये समझ जाएंगे कि क्या केजरीवाल को अरेस्ट कराने के बाद बीजेपी को वाकई चुनाव में कोई फायदा होने वाला है या नहीं। आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा की 543 में से सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। इसलिए इसे याद रखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें दिल्ली की 4, गुजरात की 2, पंजाब की 13, हरियाणा की 1 और असम की 2 सीटें हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने इन 22 सीटों में से 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 17 में से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। बाकी की 16 सीटों में से 12 सीटों पर उसे 15% से भी कम वोट मिले, 9 सीटों पर 5% से भी कम और इन सीटों पर पार्टी कहीं भी मुकाबले में थी ही नहीं। इसके अलावा इन 17 सीटों में से केवल 7 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे।
सिर्फ 7 सीटों पर। तब भी इन सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से हारी और बीजेपी को इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी से 30 से 48% ज्यादा वोट मिले थे। ये आंकड़े हैं, ये ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं। आंकड़े आंकड़े होते हैं और आंकड़े सच्चाई होते हैं। यानी पिछले चुनावों के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी इस बार जिन 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें मुश्किल से 3 या 4 सीटों पर ही वो बीजेपी को टक्कर देने की भी स्थिति में है। और इसलिए यहां आपको ये समझना होगा कि इस गिरफ्तारी का चुनावों से कोई लेना देना आपको समझ में आता है या नहीं, बल्कि यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार का है जिसकी अभी शायद कोई बात नहीं कर रहा। तो असल में शोर इतना हो रहा है लोकतंत्र को लेकर, चुनावों को लेकर और विपक्ष की आवाज को दबाने को लेकर कि अब उस शोर में भ्रष्टाचार की आवाज कहीं दब गई है। और आप भी खुद महसूस कीजिए कि क्या आज इस देश में कोई भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है? कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। सब लोग लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं और मकसद भी यही है कि शोर इतना किया जाए लोकतंत्र की हत्या को लेकर कि सारे लोग उसी शोर में खो जाएं। असल में हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों में जब भी कोई नेता पकड़ा जाता है या गिरफ्तार होता है तो वो ऐसे मामलों को इतना बड़ा और राजनीतिक बना देते हैं कि लोग इन मामलों की मेरिट में, जिसे हम कहते हैं कानूनी मेरिट, लीगल मेरिट में जाते ही नहीं। और आज भी यही हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया है, वो कौन से सबूत हैं जो ईडी के पास हैं। और अब आप खुद सोचिए, कल दिल्ली हाईकोर्ट जब सुनवाई कर रहा था इस मामले की तो दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने ईडी से कहा कि आपके पास क्या सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि आप इतनी पूछताछ करना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने चेंबर में ईडी के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आप हमें अलग से फाइल दिखाइए और बताइए कि आपके पास क्या सबूत है। ईडी ने वो फाइल हाईकोर्ट के जजों को दिखाई, जजों ने देख लिया, ईडी ने सबूत भी दिखा दिए कि ये हमारे पास सबूत हैं, इसलिए इन सबूतों के आधार पर पूछताछ करना चाहते हैं। और वो सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट के जजों ने तुरंत ये फैसला ले लिया कि हम केजरीवाल को कोई राहत नहीं दे सकते, हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर स्टे नहीं लगा सकते। और उन्होंने ईडी को कहा कि भाई आप पूछताछ कर लीजिए, जो आपको करना है कीजिए।